तो आईटी सेक्टर जिसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं, उसमें आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह से आपको इसको टैकल करना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है और किस तरह से आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर मार्केट में अगर बात करें तो नो इतनी वॉलेटिलिटी है, खास करके आईटी सेक्टर में, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। जस्ट अ मिनट। अगर मार्केट की बात करें तो देखो, मार्केट में काफी हद तक आप ये देख सकते हो कि जिस तरह से वॉलेटिलिटी है, और नो आईटी सेक्टर में खास करके H1B वीजा, फिर जो ट्रम्प के टैरिफ का प्रॉब्लम चल रहा है, प्लस अगर आप देखो तो जिस तरह से यूएस की इकोनॉमी में इश्यूज है, आगे जाके एआई का कैसे इम्पैक्ट आएगा, कौन से स्टॉक अच्छे परफॉर्म करेंगे, लार्ज कैप या मिड कैप, कौन से स्टॉक्स उसमें से लेने चाहिए, ये सब आप क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहते हैं। तो वही क्वेश्चंस आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे, और इट विल हेल्प यू अलॉट। ओके, अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको, देन जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। ओके, प्लीज जस्ट टाइप वाई फॉर यस। और यस कृष्णमूर्ति वेलकम, जॉन, ओके, राहुल वेलकम, जगदीश, प्रसन्ना, पार्शी, ओके थैंक्स, वेलकम। तो बात करते हैं आईटी सेक्टर के बारे में। आईटी सेक्टर अगर बात करते हैं तो ओवरऑल अगर आप देखो कि जो जिस तरह से आईटी सेक्टर ने पीछे 3 साल से बिहेव किया है ना, उसमें क्लियर कट डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप में। जहां लार्ज कैप जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, नो उन्होंने जिस तरह से मार्केट चला है उस तरह से स्टॉक्स नहीं चले हैं। तो पहले उसका मैं आपको प्रीव्यू दे देता हूं, तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि किस लेवल पे हम लोग बात करना चाहते हैं। जस्ट मिनट, आई जस्ट ओपन इट, 1 मिनट। तो अगर यहाँ अगर आप देख सकते हो, तो अगर आप देखिए कि 3 साल का अगर हम लोग रिटर्न भी देखते हैं तो कितना है, या 5 साल का। तो अगर देखिए टीसीएस है, इंफोसिस है, 3 साल का रिटर्न माइनस में है टीसीएस का, इंफोसिस का 2.46 है, 5 इयर्स का 4%, 8%। यानी अगर एफडी रिटर्न किया होता ना, एफडी आपने, तो एफडी में ज्यादा रिटर्न होता कंपेयर टू टीसीएस, इंफोसिस। एक एचसीएल ने परफॉर्म किया था थोड़ा वो भी, लेकिन 11 है, विप्रो 9। लेकिन जो ग्रोथ किया है वो क्या किया है, वो आप देखिए। कोफोर्ज परसिस्टेंट, 5 साल का रिटर्न देखिए परसिस्टेंट का 52% है, कोफोर्ज का 28% है। इवन 3 साल का भी देखो, 47, 32। तो ये दिख रहा है कि जो बड़े स्टॉक्स है, अगर आप ये सभी बड़े ना, टीसीएस, इन्फो, एचसीएल, विप्रो, माइंटी, ये सब ने परफॉर्म नहीं किया है कंपेयर टू छोटे स्टॉक्स हैं या मिड कैप स्टॉक्स ने ज्यादा परफॉर्म किया है। ओके, और क्या रीजन है थोड़ा हम लोग डिकोड करते हैं डिटेल में। ऑफ कोर्स वैल्यूएशन पे भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो पहले तो समझते एक के बाद एक चीजें पकड़ते हैं। पहले हम लोग चलो H1B वीजा लेते हैं। आई थिंक आप सबको पता ही है कि H1B वीजा का क्या इशू रहा था, कि जिस तरह से ट्रम्प ने अभी कुछ दिनों पहले H1B वीजा पे 1 लाख डॉलर का फी लगा दिया। फिर पहले तो ऐसा लगा कि भाई क्या ये ईयरली है, तो ईयरली होता तो भाई और टेंशन होती, लेकिन ये ईयरली नहीं है। ये एज सच नो कह सकते हैं कि आप रिन्यूअल पे भी नहीं है, यानी बेसिकली ये वन टाइम फी है। तो ये वन टाइम फी के वजह से नो एक टाइप तो भी एक पैनिक सिचुएशन आ गई मार्केट में। और अगर आप देखो तो तब से आईटी स्टॉक्स इतना परफॉर्म नहीं कर रहे। ऊपर से अभी क्या क्लैरिफिकेशन आ रही है कि ये वेज लिंक लॉटरी सिस्टम की होगी, कि या तो ये जो वीजा जो भी H1B वीजा इशू भी करेंगे तो वो ऊपर लेवल के, यानी बड़े लेवल के अगर जो बंदे होते हैं ना, हाई प्रोफेशनल्स, उनके लिए होगी। ओके, ना कि लोअर सेगमेंट के लिए, यानी आप एंट्री लेवल के लिए ये शायद नहीं होगा, ऊपर के लेवल पे होगा। तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। तो उसके वजह से भी क्या होगा कि आप एंट्री लेवल के कोई भी बंदे को वहां भेज नहीं सकते हो। ऑफकोर्स जिसके पास वीजा है उनको कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज आपको तो ही ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगेन अगर आप देखो तो टीसीएस, इंफोसिस और उन सब पे क्या मटेरियल इम्पेक्ट आएगा फंडामेंटली, तो या कोफो जो परचेज या बाकी सब में देखो फंडामेंटली इतना बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल बात करके कितने H1B वीजा इशू हुए हैं, तो अमेजोन को कुछ, अमेजोन के पास 10,000 होंगे, लेकिन टीसीएस के पास 5,000 है, माइक्रोसॉफ्ट के पास 5,100 है, मेटा के पास 5,000 है, इन्फोसिस के पास 2,000 है। यानी हम लोग इतना भी नहीं है, यानी बाकी सब कंट्रीज भी H1B वीजा का फायदा उठा रहे हैं। आप समझो यूएस खड़ा ही हुआ है H1B वीजा पे, क्योंकि H1B वीजा में आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट को वहां बुला के रखा हुआ है और वो काम करे। लेकिन ट्रम्प साहब
तो अलग ही किस्म के, उनको तो अपने बंदों को नौकरी देनी है। और देखो वही मैंडेट से आए थे, उनके पास 3 साल है, यानी वो सब कुछ करेंगे जहां उनका नाम हो जाए। ओके, और उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था तभी बोला था कि भाई रोजगारी नो हमारे लोगों को मिलेगी। अगर आप वहां देखो जॉबलेस डेटा वहां बढ़ रहा है। लास्ट टाइम जो पॉवल ने जो इंटरेस्ट रेट कट किया था इसीलिए क्योंकि वहाँ जो जो जॉबलेस डेटा है ना बढ़ रहा था, तो इसे वहां नौकरी देने के लिए ना ये सब चीजें कर रहे हैं वो लोग। लेकिन अगर आप सोचे तो क्या फंडामेंटली इम्पैक्ट होगा? नहीं, बहुत ही कम, लेस देन 1% के रेवेन्यू पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। लेकिन ये इम्पैक्ट आता है सेंटिमेंटली। सेंटिमेंटली क्यों इम्पैक्ट आता है? क्योंकि देखिए एक एक बात समझो, जो क्या कहा, यूएसए इनडायरेक्टली ये बोल दिया यहाँ कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। ओके, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम लोग खुद अपना देश खुद चला लेंगे। आप आइए, काम कीजिए और चले जाइए। ऊपर से जो भी आप आओगे उसको हमारे जो नीचे के लेवल के बंदों को ट्रेन करना पड़ेगा एंड ऑल दैट स्टफ। यानी आप देखो तो एक तरह से ना वो कहते हैं कि नो एंट्री जैसे बना के रख दिए। तो ये सेंटिमेंटली ये अच्छा नहीं है आईटी कंपनीज के लिए। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि क्या होता है मैं बताता हूँ आपको कि आप कोई भी कंट्री में प्रोग्रेस तभी करोगे जब वहां की सरकार आपसे कोऑर्डिनेट करे, सहकार करे। अगर वहां की सरकार ही आपके खिलाफ है तो आप कैसे ग्रोथ करोगे? तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आईटी कंपनीज के लिए ये एक अच्छी चीज नहीं है। तो इससे होगा क्या? होगा ये कि वहां जो काम होता था वो शायद यहाँ होने लगेगा इंडिया में। यानी ऑफशोर ज्यादा होगा, ऑन साइट ज्यादा नहीं होगा। या तो फिर कुछ काम आपको कनाडा, मेक्सिको या वहां शिफ्ट करना पड़ेगा, या तो आपको लोकल हायर्स ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे जो ऑलरेडी 2017 से, अगर इंफोसिस, टीसीएस, एचएल इन सब बड़ी कंपनीज की बात करें तो वो लोग कर ही रहे थे। तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये पहले चल ही रहा था। लेकिन क्या है कि अभी सेंटिमेंटली इसका इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है। इवन नेस्कॉम नेस्कॉम जो अथॉरिटी होती है आईटी की, उन्होंने भी बोला कि इसका इम्पैक्ट बड़ा आएगा, रिपल इफेक्ट आएगा। तो आप इसको ये मत समझो कि तपन क्या है, फंडामेंटली तो इम्पैक्ट नहीं। लेकिन जो मार्केट है ना सेंटिमेंट पे बहुत काम करता है। मार्केट आपकी कंपनी को प्रीमियम तब देगा कि जब आपको लगेगा कि उनको लगेगा कि यहाँ ग्रीन पीच है, यानी अगर हम आराम से हम जा पाएंगे, ग्रीन सिग्नल है, हम गाड़ी आराम से चला पाएंगे। अगर बीच में प्रॉब्लम आएंगे तो फिर या आने वाले होंगे या तो अंदाजा होगा कि आगे जाके प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो मार्केट आपका रिस्क प्रीमियम कम कर देता है। यानी जो पी रेशियो होता है ना वो डी रेटिंग हो जाती है। और यही चीज आपको समझनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि सेंटीमेंट की वजह, मार्केट बहुत कुछ सेंटीमेंट पे काम करता है। मार्केट आपको भी पता है कि जो चीज 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद होने वाली होगी उसको पहले से डिस्काउंट करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे पता है कि यहाँ आगे जाके प्रॉब्लम आने वाला है, तो मैं वे स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों करूंगा? तो अपने आप उस स्टॉक की डिमांड कम होती है, डिमांड कम होती है तो फिर जो सेल करने वाले होते हैं वो नीचे के भाव में सेल करते हैं, तो फिर अपने आप स्टॉक नीचे आता है। आप समझ रहे हो? तो पी की डी रेटिंग होती है। और ये बात समझनी जरूरी है आपको कि यहाँ सेंटिमेंटली इम्पैक्ट ज्यादा आ रहा है। और ऑफकोर्स इससे क्या होगा कि आप जैसे जितना ऑनशोर काम कराओ, ऑफशोर के ऑफशोर काम कराओगे और ऑन इन इन लोकेशन काम नहीं कराओगे, तो आपका जो कंपनी के जिसने आपको ऑर्डर दिया वो आपसे रीनेगोशिएट करेगा कि भाई तू तो अपने कंट्री में बैठे बैठे काम कर रहा है, तेरा तो सब कुछ बच रहा है, तो मैं भी अपना क्यों आपको पे करूँ, थोड़ा कम करो कॉन्ट्रैक्ट की नो ओवरऑल वैल्यू और डील। तो अपने आप डील साइज नीचे कम होती है। तो ये आपको यहाँ आपके रेवेन्यू को डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये एक पॉइंट है जो आपको समझना है। बाय द वे गाइस, आप मेरे साथ हो ना? आर यू गेटिंग वैल्यू? देन जस्ट है वी फॉर वैल्यू। ओके, आप हो, मैं आपको देखो, मैं आज जो आपको समझाने जा रहा हूँ ना वो आपको कहीं मिलेगा नहीं। मैं आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आईटी सेक्टर की हालत क्या है और इस तरह से किस तरह से आपको आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है, आई थिंक सेकेंड इंडेक्स आईटी है तो सभी लोगों ने आईटी में इन्वेस्ट किया ही होता है। तो मैं आपको ये बताऊं तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अगर आपके क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चन डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में, आईटी रिलेटेड मैं ट्राई करूंगा उसको साथ साथ में कैप्चर करने के लिए। ओके गाइस, होप वैल्यू मिले, देन जस्ट है वी फॉर वैल्यू। ओके,
चले वापिस आते, तो ये था H1B वीजा। अभी हम लोग बात करते हैं कि भाई एआई का कैसे इम्पैक्ट आता है। ये तो बड़ा, कहते हैं ना कि एक तरह से भूत कह सकते हैं कि एआई इज लाइक नो, यानी वो पूरी दुनिया चेंज करने वाला है। एआई जिस तरह से काम करता है, ये जिस तरह से कहते हैं ना कि फोर्स से बड़ा, तो उसके वजह से बहुत बड़ी चीजें चेंज होगी। जैसे अशोक कृष्णमूर्ति, राधिका, राहुल, ओके, डॉक्टर अरुण, ओके। डॉक्टर अरुण, हम लोग बात कर ही रहे आईटी स्टॉक का, ये पूरा आप सेशन सुन लीजिए आराम से, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। ओके, आपने क्वेश्चन में इज इट टाइम टू बाय आईटी स्टॉक में पूरा आपको डिस्कस करता हूँ, आराम से समझिए, फिर पता चलेगा। यस प्रसन्न। तो जो एआई की बात कर रहे थे हम लोग, एआई में बस वही होता है कि आपका काम एक तो फास्ट होता है और अपने आप बहुत कुछ काम कर लेता है। तो यहाँ जहाँ 10 लोगों की जरूरत थी, अभी शायद आपको 3-4 लोगों की जरूरत पड़ेगी आगे जाके। तो उसके वजह से इम्पैक्ट डायरेक्ट आता है। अभी देखो, इससे इम्पैक्ट आईटी स्टॉक्स में कैसे आता है। आईटी कंपनी जैसे टीसीएस, इंफोसिस और वो सब ले, 55% उनका जो आईटी रेवेन्यू होता है ना, सॉरी, 55% इनका जो कॉस्ट होता है ना, वो आईटी एम्प्लॉयज होते हैं। एम्प्लॉय सबसे बड़ा उनका कॉस्ट है। ठीक है। तो एआई काफी हद तक इसमें, कहते हैं ना कि वो खुद ना खुद कोडिंग कर सकता है, टेस्टिंग, मेंटेन, सब कुछ, मेंटेनेंस सब कुछ कर सकता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ती है, तो आपको इतने लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जहां आपने 10 लोग लगाए इनिशियली, पहले साल में शायद आपको 8 लोगों की जरूरत पड़े, तो आपको 2 लोगों को तो निकालना पड़ेगा। अभी देखो, टीसीएस ने बोला कि हमने इनिशियली क्वार्टरली अपडेट में बोला कि भाई हम लोग 12,000 लोगों को निकालेंगे। अभी देखने में आ रहा है तो 30,000 से लोगों को निकाल रहे धीरे धीरे। और ये आगे बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होगा। ये तो मैं 7-8 बोल रहा हूँ, अभी आगे जाके वो 5 होगा, 4 होगा। जिस तरह से एआई भाग रहा है, जिस तरह से एआई जितनी फास्ट सब कुछ समझ रहा है, आई थिंक बहुत सारी चीजें अपने आप होने लगेगी, ऑटोमेशन में होने लगेगी। तो अपने आप एम्प्लॉयज कम होंगे। अभी आप देखो कि अगर ये प्रॉब्लम आती है, तो क्या होता है कि आपने जहां कॉन्ट्रैक्ट है आपकी कंपनी के पास, तो आपकी कंपनी जहां आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो यूएस में जो कंपनी, वो बोलेगी कि यार अभी तू तो बंदे भी कम लगा रहा है, आधा बहुत सारा काम तो ये कर रहा है, तो मैं तुमको इतने पैसे क्यों दूं। तो वो क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्ट को रीनेगोशिएट करता है। और वो चीज उसके वजह से क्या होता है कि आपकी रेवेन्यू अपने आप कम हो जाती है। देखो, एआई में भी अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट दे, जैसे माइल्ड इम्पैक्ट है, तो भी आपको कह सकते हैं कि 1-2 लोग जाएंगे। लेकिन अगर अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो 10 में से मैं बोलूँ तो 10 में से 3-4 लोग चले जाएंगे। और बहुत ही डिस्ट्रप्शन आ गया, तो 70%, यानी 10 लोगों का काम 3 लोग ही करेंगे। यानी सोचो एआई किस तरह से डिस्ट्रप्शन ला सकता है, वो आप सोच नहीं सकते। तो उसके वजह से क्या होगा कि अपने आप आपका कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट होता है। प्लस दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, आप समझो, एआई की वजह से। एआई तो आ गया, अब इन कंपनियों को एआई खुद इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो एआई के मॉडल्स बाय करने पड़ेंगे, जैसे ओपन एआई हो या जेमिनी हो, या ऐसे बहुत सारे मॉडल्स जो उनको बाय करने पड़ेंगे। उनको एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको बड़े बड़े डेटा सेंटर खड़े करने पड़ेंगे। ये सबके कॉस्ट बहुत बड़े आते हैं। और ये चीज के वजह से क्या होता है कि आपकी कॉस्ट बढ़ती है। जबकि वहां कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट होता है, तो रेवेन्यू नीचे जाती है। तो इससे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ रही है और रेवेन्यू नीचे जाता है, तो आपका अपने आप मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है। और वही चीज आपको यहाँ हो सकती है कि जैसे अभी 30-32% का अगर समझ लो मार्जिन है, तो वो जाके 25%, 24% भी हो सकता है। तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट है ना आपका, थोड़ा श्रिंक हो सकता है। और इसके वजह से क्या होगा कि देखो, आप बोलोगे नहीं तो अपन, लेकिन एआई से सेविंग भी बढ़ेगी ना। देखो, सेविंग बढ़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अभी आपका जो एक्सपेंडिचर है, वो नए नए प्लेटफॉर्म लेने के और एआई मॉडल्स हैं कि वो भी एक ज्यादा है। इसके वजह से क्या होगा कि आपका दोनों तरफ से मार पड़ेगी, और इसलिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो एआई का इम्पैक्ट इस तरह से आ सकता है, और मार्जिन भी प्रॉब्लम हो सकता है। अभी आप बोलोगे कि वर्कफोर्स जो होगा, तो वो फिर कैसे लोग के वर्कफोर्स रहेगा। तो देखो, बेसिकली जूनियर लोग जो होते हैं ना, उनका काम तो एआई कर लेगा।
तो यानी कहते हैं ना कि नए बंदे को कम लिया जाएगा और जो मिडल लेवल होगा उसमें भी कम होंगे, और कुछ ही लोग सब कुछ हैंडल करेंगे। ओके, तो ये सब चीजें हो सकती है, और उसके वजह से क्या है कि मार्जिन श्रिंक का बहुत बड़ा चांसेस है। अभी बोलोगे तब ये 1-2 साल चलो मार्जिन श्रिंक होता है, उसके बाद क्या होगा? देखिए बाद में क्या होगा कि ये जो इंफ्रा कॉस्ट लगाई आपने, एआई मॉडल्स ये वो, तो उसका बाद ये कॉस्ट स्टेबल हो जाएगी, और आपको जितने लोगों को निकालना था निकाल दिया, फिर सब कुछ धीरे धीरे स्टेबल होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल 30 से 24% तक मार्जिन गया, 25%, फिर वापिस अपने आप मार्जिन बढ़ते जाएगा, क्योंकि एआई के वजह से एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन ये कब होगा? 2-3-4 साल बाद। वो भी 2-3-4 साल बाद की मैं बात कर रहा हूँ, तब तक कुछ नया आ जाए तो और चीजें भी हो सकती है। लेकिन ये जो डिस्ट्रप्शन है एआई का, वो बड़ा डिस्ट्रप्शन है। उसके वजह बहुत चीजें चेंज हो सकती है। गाइज व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स ना, आपको बहुत सारे एंगल से देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई अभी तक कितना परफॉर्म्स किया है आईटी स्टॉक्स ने, आगे भी ऐसा करेगा नहीं। जैसे मैं आपको ये बताऊं तो ये मैं और मेरी टीम जैसे सकते हैं, ये पूरा रिसर्च करते हैं। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में से लेकर हमारे पूरे पोर्टफोलियो में से हमने कब के आईटी स्टॉक्स निकाल लिए। ओके, और मोस्टली तो प्रॉफिट में ही निकाले थे। द रीजन इज सिंपल, क्योंकि ये सब आ रहा था। तो एज ए इन्वेस्टर आपको ये सब प्रिएम्प्ट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? आपके पास टीसीएस, इंफोसिस, टेक महिंद्रा जैसे सब स्टॉक्स पड़े रहेंगे, वो स्टॉक बढ़ेंगे नहीं और वो नीचे जाते जाएंगे, आप फंसेंगे। बाय द वे, कितने लोगों के पास आईटी स्टॉक्स है? देन जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ओके, और कुछ नाम भी लिख सकते हो अगर लिखना हो तो। तो ये पूरा पूरा चांसेस है, और इसके लिए आपको है ना कि ये जो नॉलेज में आपको शेयर करो, ये जानना जरूरी है। देखो, मैं यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करूँ या मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ा पैसा कमाने की बात करूँ तो टीसीएस ने 20 साल बहुत बड़ा पैसा कमा के दिया, इन्फोसिस ने भी बहुत बड़ा पैसा कमा के दिया। लेकिन क्या यहाँ से वो और कमा के देगा? और वही एक क्वेश्चन मार्क बड़ा है। तो आप लोगों को ये समझना है कि आप जब भी करंट सिचुएशन तो देखो, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी देखना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ओके, बहुत सारे लोगों के पास है। यस, डॉक्टर अरुण, पर्शी, कृष्णमूर्ति, सिद्धार्थ, स्वप्निल, श्वेता, दीपाली। ओके ग्रेट। तो गाइस, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मैं आज बोल रहा हूँ ना, वो आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, तो क्या आप अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सके। तो एयर डिस्ट्रप्शन एक बहुत बड़ी चीज है। हम लोग भी, जैसे हमारे लिए भी, मैं बोलूँ कि मैं तो, हम लोग तो रिसर्च करते हैं, इतना हेल्पफुल रहता है ना ये, कि मैं क्या बात बोलूँ। ठीक है, मेरी रिसर्च की टीम है, उसमें भी सब चार्टर अकाउंटेंट्स है, सेबी रजिस्टर्ड है। हम लोग जो recommendations देते हैं, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ईटीएफ, तो ये है कि लेटेस्ट मॉडल्स हम यूज करते हैं। कुछ स्टार्टअप के साथ भी हमने टाई अप किया है टू अंडरस्टैंड ऑल दैट। वो हम लोग करते हैं क्योंकि ये हमारा बिजनेस है गाइस। आप लोगों को इतना करने की जरूरत नहीं, इतना जरूरत भी नहीं है आपको। लेकिन मुझे पता है कि एआई की एफिशिएंसी, यानी एक एआई मेरे 5 रिसर्च एनालिस्ट को भारी पड़ सकता है, उस तरह का है। तो ये तो मैं खुद देख रहा हूँ। ठीक है, और मेरी खुद की एफिशिएंसी बहुत बड़ी है। ओके, हम भी जब एनालिसिस करते हो, मैं बहुत एआई यूज करता हूँ। और ये जानना, इससे क्या होता है कि आपका काफी हद तक एनालिसिस अच्छा होता है। और आप लोग, मुझे काफी लोग फॉलो भी करते होंगे यूट्यूब वीडियो में और टीवी में एंड ऑल दैट। बट यस, जो भी रिसर्च, जो आप काफी लोग के कॉम्प्लीमेंट्स है कि सर आपका रिसर्च कैसा है, तो मैं काफी हद तक कॉम्प्लीमेंट एआई को देता हूँ। बाय द वे, आप लोग में से कितने लोग मुझे यूट्यूब में फॉलो करते हैं? देन जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ओके, मैं आपको, आप नहीं है तो डू फॉलोस, और आप मेरी चैनल देख सकते हो। वहाँ है ना, हर रोज हम काफी, मैं कुछ ना कुछ वीडियोस होते हैं, प्लस या तो मेरे टीवी के वीडियोस होंगे एंड ऑल दैट। ओके, जस्ट टू शो यू, 1 मिनट, होल्ड फॉर अ सेकेंड। तो ये अपनी चैनल है जहाँ रोज काफी सारे वीडियोस आते हैं। ऑफ कोर्स ये, जैसे ये एक अभी एनडीटीवी का वीडियो है, और एनडीटीवी है, फिर ये सीएनबीसी का वीडियो है। ओके, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वीडियो जरूर देखना। मैंने बहुत डिटेल में बताया कि किस तरह से आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को रिव्यू करना है। आप देखिए कि ये काफी सारे और वीडियोस है
या मैंने काफी डिटेल में काफी सेक्टर वाइज दिया हुआ है, तो वो आपको पता चलेगा। ओके। तो सेक्टर वाइज एंड ऑल दैट यू विल कम टू नो, ठीक है। सो ये जरूर आप देख लेना बाद में। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आईटी स्टॉक्स है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इन सब को देखना है। अभी आईटी स्टॉक का और एक एंगल में हम लोग बात करते हैं, और वो एंगल है अपना जैसे स्लो डाउन, जो यूएस का स्लो डाउन है उसका क्या इम्पेक्ट आएगा। देखो इसका इम्पेक्ट बड़ा आ सकता है। आप अगर अगर मैं आपको बताऊं, एक चीज बताना चाहता हूं कि किस तरह से टीसीएस, इंफोसिस और वो सब का रेवेन्यू ब्रेकअप होता है, अगर आप देखेंगे यहाँ। ओके। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, यस कंचन कृष्णमूर्ति, देन 1 मिनट, अरुण पाशी, यजमान। ओके। यजमान, यू विल गेट टू नो अबाउट विप्रो भी क्या करना है, जस्ट वेट। ओके। तो अगर देखो ये टीसीएस का भी देखो रेवेन्यू ब्रेकअप है, तो अभी आप देखो यहाँ आप चीज समझो कि टीसीएस मैक्सिमम कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ओके। तो आप देखो कि उसका 99% रेवेन्यू वहीं से ही आ रहा है, कंसल्टेंसी से। इसमें एआई का वो अलग वो नहीं है कुछ। ऑफ कोर्स यूएस में ज्यादा है। इवन अगर आप बात करो तो इंफोसिस की भी मैं बात करूं, तो इंफोसिस का भी देखो 95% ये जो आ रहा है वो कहाँ है, सॉफ्टवेयर एंड प्रोफेशनल सर्विस से ही आ रहा है। ठीक है। जबकि आप कोफोर्ज की बात करो, तो कोफोर्ज का क्या है कि देखो 46% एप्लीकेशन डेवलपमेंट मैनेजमेंट, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, बीपीओ, यानी डाइवर्सिफाई है। तो इस ये मैंने क्यों बताया आपको कि क्योंकि ये जो यूएस का जो रेवेन्यू, यूएस का कहते हैं ना जीडीपी थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, उसके वजह से टीसीएस, इन्फोसिस उन सबको ज्यादा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि वो एट द एंड बैक ऑफिस प्रोवाइड करता है। ओके। जबकि कोफोर्ज परसिस्टेंट मैंने पहले भी दिखाया कि उन लोगों ने क्यों परफॉर्म किया, क्योंकि वो आईपी पे ज्यादा फोकस करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्लस प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म उनके बहुत अच्छे डेवलप है, और काफी उन्होंने कह सकते हैं ओरेकल से टाई अप किया हुआ है, प्रोडक्ट्स उनके हैं जो प्लेटफॉर्म बिजनेस और आईपी कर रहे हैं, और काफी एआई यूज करे, तो वहां इतना इम्पैक्ट नहीं रहा है जितना टीसीएस, इंफोसिस और ट्रेडिशनल कंपनीज को इम्पैक्ट आ रहा है। तो क्यों दिक्कत आ रही है, क्योंकि कभी भी, और देखो ये आपको ब्लंट लगेगा लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ये हमारी गलती है यहाँ बड़ी, क्योंकि हम लोग कुछ खर्चा ही नहीं करते आरएनडी में। हम लोग है ना हमेशा, अगर आप बात करें तो बैक ऑफिस प्रोवाइड करने में ही रहे। अगर मैं आपको आरएनडी का खर्चा बताऊँ, आप सरप्राइज हो जाएंगे। देखिए मैं जस्ट यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ये हम लोग बात करते हैं ना कि ये टीसीएस एंड ऑल दैट। ओके। अगर यहाँ आरएनडी का कहाँ गया, 1 मिनट है गाइस। मैंने, हाँ यहाँ, ओके। अगर आप देखो तो जो टीसीएस, इंफोसिस और उन सब का अगर मैं आरएनडी का देखूँ, 1 मिनट है गाइस, क्यों नीचे नहीं आ रहा है। हाँ ये रहा। देखिए ये आरएनडी टू परसेंटेज टू सेल्स। ओके। अब देखो टीसीएस, इंफोसिस कितना खर्चा कर रहे हैं, 1%। 1% ऑफ द टोटल रेवेन्यू आरएनडी के पीछे खर्चा करे। अगर आप देखो इंफोसिस का 0.6%। करेक्ट। तो ये क्या बता रहा है कि हम लोग कुछ खर्चा ही नहीं कर रहे हैं आरएनडी पे। जबकि अगर आप यहाँ देखोगे, बाकी सब कंपनीज देखोगे, जैसे ये देखो, इवन विप्रो भी कितना है, 0.4। जबकि आप ये देखो एनवीडिया देख लो या माइक्रोसॉफ्ट देख लो, वो सब पूरा जो कमाते हैं ना वो फिर आरएनडी के पीछे खर्चा करते हैं। अब क्यों खर्चा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एआई मॉडल्स उन सब पे उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मेटा ने भी बढ़ा है कि $2 बिलियन वो इन्वेस्ट करने वाला है। हम क्या करते हैं, हमारे पास जितना कैश होता है ना, हम उसको एज ए डिविडेंड और बायबैक दे देते हैं। अभी देखो इंफोसिस का बायबैक चल रहा है ना, अभी तक 5, आई थिंक 2 लाख करोड़ का बायबैक और डिविडेंड टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो इन सब ने मिलके दे दिया है। टीसीएस का प्रॉब्लम क्या है कि जो टाटा सन्स है, जो इनकी मेन कंपनी है ना, उसके पास जो अलग कंपनीज है जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा केमिकल, और वो सब इतना परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और उसके वजह से उनका जो 70% जो डिविडेंड आता है ना, वो टीसीएस से आता है। अब वो अपने कैश काउ को तो हिलाएंगे नहीं, तो वो क्या करते हैं कि मैक्सिमम डिविडेंड या बायबैक या कैश इस तरह से डिक्लेयर कर लेते हैं।
इसके वजह से अगर आप देखो, तो आप अगर पूरा डिविडेंड और कैशबैक ही दे दोगे सब कुछ, कुछ नया धंधा, यानी ये ऐसी बात है कि मैं कमाता हूं लेकिन मैं कुछ R&D नहीं करूंगा, मैं एआई पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं करूंगा। इन्फोसिस का है विशाल सिक्का ने 10 साल पहले, जब विशाल सिक्का थे सीईओ थे, वो यूएस में रहते थे ज्यादा, और उन्होंने वो एआई में पीएचडी की थी, पता है आपको, एआई में पीएचडी की थी, और वो एआई बहुत जबरदस्त लाना चाहते थे। उन्होंने बहुत सारे एनवीडिया से चिप्स भी बाय किया था, सुपर कंप्यूटर सब बाय किया था, और वहीं रह के करते, लेकिन नारायण मूर्ति जी को ये पसंद नहीं आया, और आपको भी पता है वो झगड़ा हुआ और विशाल सिक्का को निकाल दिया। आज अगर विशाल सिक्का होते तो इन्फोसिस कहीं कुछ और ही लेवल पे होते। उन्होंने ओपन एआई को एक तरह से गिफ्ट दिया था, थोड़ा अमाउंट जो होता है ऑनरी डोनेशन करके। अगर उस टाइम पे, अगर टीसीएस इन्फोसिस के पास इतना कैश, जो अभी भी 40,000 करोड़ इन्फोसिस के पास है, टीसीएस के पास भी उतना ही कैश पड़ा है। अगर उतना कैश उन्होंने, अगर कोई एआई कंपनी बाय आउट कर ली होती, पहले तो बहुत सस्ते में मिल रही थी, आज मैं लिख के देता हूँ इन्फोसिस और टीसीएस का वैल्यूएशन कुछ और ही होता। लेकिन हम बहुत ही कंजर्वेटिव है, हमें बस यही देना है, हमें यही सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, बैक ऑफिस करनी है, तो फिर हम कहाँ से ग्रो होगे? जबकि एनवीडिया देखो, एनवीडिया का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन है। माइक्रोसॉफ्ट का $4 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन पता है कितना हुआ? हमारी पूरी जीडीपी हुई। तो आप समझो हम लोग क्यों पीछे है। हम लोग ये भी कि हम लोग कभी R&D में इन्वेस्ट ही नहीं करे। डू यू थिंक दिस इज अ बल्ब ऑन मोमेंट एंड जस्ट ए BO फॉर बल्ब ऑन? जस्ट ए BO फॉर बल्ब ऑन, यानी कुछ नया पता चला है, कुछ नया सीखा। ओके, क्योंकि वी आर वी आर डूइंग लाइक दिस, फिर हम लोग बोलेंगे हम लोग ग्रो क्यों नहीं हो रहे? अरे कैसे ग्रो होंगे? आप R&D नहीं करोगे, आप नए जो चीजें आ रही है उस पर नहीं डालोगे। अभी वही प्रॉब्लम अभी टीसीएस इन्फोसिस को आ रही है, लेकिन उनको शर्म नहीं है, तो भी हम लोग बाय बैक कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट चाहता है कि भाई ठीक है जो है चलता रहता है। तो फिर एज ए इन्वेस्टर हमें भी सोचना पड़ेगा ना कि मुझे ऐसी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना है जो खुद ग्रो नहीं करना चाहता है। एक एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, चलो अभी ये बात निकली है तो मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। आप देखिए कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो होती है, अगर यहाँ देखेंगे आप, ये देखिए कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ टीसीएस इन्फोसिस विप्रो की, ओके, और HCL की, आप देखिए कितनी है, 2%, 4%, 6%। अभी तो विप्रो टीसीएस की तो माइनस हो गई। जीडीपी 7% से ग्रो कर रही है। पहले कितनी थी? पहले देखो पहले कितनी थी, अगर आप 2021 में देखो तो ये 28, 21, 15% थी। ये धीरे धीरे नीचे होते होते देखो कहाँ चली गई, यानी कोई ग्रोथ ही नहीं आ रहा है अभी। अगर आप 4 साल पहले देखो 28% का ग्रोथ था। किसका है ये? विप्रो का। इन्फोसिस का 20, ये भी धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि एआई आ रहा है। एआई के वजह से आप इतना ग्रो नहीं कर पा रहे हो। एआई बहुत कुछ काम कर रहा है आपका, काफी सारी कंपनी इन हाउस ही एआई डिपार्टमेंट कर रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्यों है अभी, जबकि अगर आप यहाँ में अगर कोफोर्ज और वो सब ले लूंगा, अब मुझे कोफोर्ज का कांस्टेंट करेंसी दिया है कि नहीं दिया है पता नहीं है, यहाँ दिया नहीं है, लेकिन कोफोर्ज और उनका ज्यादा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप ग्रो नहीं करोगे तो कैसे करोगे? यस, यस कृष्णामूर्ति, यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन रिसर्च। राजकुमार, ऑडियो प्रॉब्लम, मेरा ऑडियो प्रॉब्लम है गाइस, माय ऑडियो इज ओके, देन जस्ट टाइप ओके इन द चैट बॉक्स। यस शारदा, प्रसन्ना, पारसी, ओके डॉक्टर अरुण, ओके कंचन। तो प्लीज प्लीज समझो आप कि यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो हमें ध्यान से बारीकी से देखनी पड़ेगी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अगर यूएस में अगर थोड़ा भी स्लो डाउन आता है तो उसके वजह से क्या होगा? यूएस में अगर स्लो डाउन आता है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे स्टॉक्स को आएगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैं धंधा करता हूँ, मेरा धंधा मंदा है, यानी चल नहीं रहा है, कि जो मैं पहले 20% की ग्रोथ था अभी मुझे 5% की ग्रोथ मिल रही है, तो मैं बोलूंगा यार चलो कौन से ऐसे खर्चे यार जो मैं टाल सकता हूँ, तो चलो यार वो सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन या नया सॉफ्टवेयर बाय करना है, अरे वो सब छोड़ो यार, बाद में, तो एक बार धंधा ठीक होगा मैं करूंगा। इसलिए क्या होता है, तो हमारा जो आईटी का जो एक्सपेंस होता है इन सब कंपनीज के लिए जो यूएस में, वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती है, तो वो अपने आप कम कर देंगे, और उसके वजह से इनका रेवेन्यू डायरेक्ट हिट होगा। अगर देखो यूएस में सीरियस स्लो डाउन है, अगर आप देखो उनका जॉबलेस डेटा बढ़ गया है,
यूएस ने फेड कट किया है, लेकिन 30 से 40% पॉसिबिलिटी है कि यूएस रिसेशन में जाएगा। अब अगर रेवेन्यू कम होगा तो आप डिस्काउंट ज्यादा देंगे, डिस्काउंट ज्यादा देंगे तो मार्जिन इम्पैक्ट आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक रेप्लिका, एक बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है आगे जाके। तो यूएस स्लो डाउन इज अ बिग बड़ी। ऊपर से यूएस बहुत ही एआई में आगे निकल चुका है। तो काफी कंपनियां तो ऐसे सोचेंगे, यार मैं क्यों 15-20 बंदे, 15-20 लोग विप्रो से रखूं यहाँ। मैं खुद का डिपार्टमेंट सेट करता हूँ, 3-4 लोग अच्छे बंदे रखता हूँ मैं, वो एआई यूज करके ये सब काम कर लेंगे, तो कर हो सकता है। तो वो जो यूएस का भी रिस्क है, वो भी बड़ा रिस्क है। ठीक है, तो आपको ये भी है कि ये एक अनदर फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि भाई लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप, यानी इससे इंफोसिस और उन सब का मैंने कांस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ बताया कि भाई 2 से 4% या 6% है, उससे ज्यादा नहीं है। सामने कोफोर्ज परसिस्टेंट जो मैंने ऑलरेडी दिखा है कि 20%, 25% से सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं। तो मार्केट किसको प्रीमियम देगा? इन लोगों को ही देगा ना। अगर आप एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ, कि अगर आप मैं फाइनेंशियल दिखाता हूँ इन लोगों का, 1 मिनट। अगर आप यहाँ देखें, ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ अगर आपको दिखेगा, ऑडियो प्रॉब्लम डिस्टर्बिंग ब्रेकिंग इन मिडल। यार मेरा ऑडियो प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं यार। गाइज मेरा ऑडियो प्रॉब्लम तो नहीं है ना। यार जस्ट टाइप वाईफाई, यस इफ इट इज ओके, जस्ट टाइप वाईफाई, यस इट इज ओके। तो अगर मैं इनका वैल्यूएशन देखता हूँ और मैं अगर ग्रोथ देखता हूँ, तो अगर आप देखो, जैसे मैंने क्या बोला था कि आप 3 साल का ग्रोथ देखेंगे, नो प्रॉब्लम, ओके थैंक यू। तो अगर आप देखो तो 3 साल का ग्रोथ में देखो, ये जो परसिस्टेंट है 27% से ग्रो हुआ है, कोफोर्स अगर आप देखो 23%, जबकि टीसीएस इंफोसिस कुछ नो 10% से नीचे ग्रो कर रहे हैं अभी। ओके, 3 साल का मैं एवरेज बोल रहा हूँ। लेकिन इनका अगर आप वैल्यूएशन देखो, तो वैल्यूएशन आप देखो तो टीसीएस का 21% है, 21 पी है, इंफोसिस का 22 पी है, एचसीएल का 22 है, विप्रो का 18 है। लेकिन यहाँ देखिए परसिस्टेंस का 52 टाइम्स है और कोफोर्ज का 55 टाइम्स है। अब आप बोलोगे ये तो यार डबल हो गया, डबल है क्या, 2.5 गुना हुआ कंपेयर टू टीसीएस इंफोसिस। और क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो ये रिटर्न भी कैसा दे रहे हैं। अगर मैं ग्रोथ देखूंगा 3 साल का रिटर्न, देखो 47% रिटर्न दिया है परसिस्टेंट ने, कोफोर्ज ने 32% दिया है, जबकि टीसीएस इंफोसिस ने कुछ दिया ही नहीं है, 0%, 2%। जब आप ग्रोथ ज्यादा देते हो तो अपने आप आपको प्रीमियम ज्यादा मिलेगा, इसलिए पी थोड़ा हाई होता है। तो अब बोलोगे कि तपन ये महंगा है कोफोर्ज परसिस्टेंट, तो उस तरह से ग्रोथ आएगी तो भी वो बढ़ेंगे ना 100%। देखो ये दो भी स्टॉक बहुत गिर सकते हैं। कैसे? अगर आपका 52-55 का पीई है और आपका रेवेन्यू ग्रोथ आया 6%, 7 पर रेवेन्यू ग्रोथ यानी सेल्स ग्रोथ आया 7%, धड़ाम करके ये स्टॉक्स गिरेंगे। लेकिन अगर आपने 25% से ग्रो किया, 30% से ग्रो किया, प्रॉफिट भी उस तरह से ग्रो होगा, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हायर पी रेशियो कब सस्टेनेबल है? कि जब एक आप हायर बेस से ग्रो करोगे। और इसलिए ये सब वैल्यूएशन समझना आपका बहुत जरूरी है। देखो कभी भी ऐसा मत समझो कि आप, कितने लोग बोलते हैं कि तपन आरओई आरओसी देखना चाहिए। ये देखो आरओई आरओसी मैं बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। गाइस आर यू एबल टू सी दिस? नो। अब टीसीएस का देखो, आरओई कितना है? 52%, आरओसी 64, यानी बेस्ट फ्रॉम बेस्ट। यानी कहता नहीं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और उस टाइप का आपकी डिग्री है। ओके, इन्फोसिस की भी 28 है, 37, एचसीएल की भी अच्छी है, सबकी अच्छी है। जबकि कोफोर्ज और परसिस्टेंट की तो कम है, कोफोर्ज की 15% ही है और परसिस्टेंट की 24 है। तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि यहाँ ग्रोथ है इसलिए प्रीमियम मिला है। तो यहाँ आरओई आरओसी हाई है, तो पी क्यों कम है, क्यों उसको ज्यादा प्रीमियम नहीं है? क्योंकि ये ग्रो नहीं कर रहा है। सी एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप प्रॉफिट कमा के नहीं दोगे शेयर होल्डर को और आपका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होगा, तो ये सिर्फ वो कहते हैं ना, दीवार में लगाने के लिए सर्टिफिकेट्स है।
उससे कुछ होने नहीं वाला है। आपका 52 का आरओई है या 54 का आरओई है, उससे कोई मतलब नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपको ग्रोथ करना पड़ेगा, क्योंकि टीसीएस इतने टाइम से ग्रो कर रहा है, इसलिए उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आप होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये और एक, मैं सॉरी है मैं बार बार वहां जा रहा हूँ, लेकिन मैं बाद में मेरे को पॉइंट याद आ रहे थे, इसलिए मैं वापस आपको दिखा देता हूँ। लेकिन अगर आप देखो कि आप जैसे ही कहते हैं ना कि आप कम थोड़ा परफॉर्म करने लगोगे, तो आपका पी रेशियो भी थोड़ा डीरेल होगा। ओके, जो आपको मैं बताता हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, आप पहले बहुत अच्छा ग्रो कर 21 में मैंने बताया था ना, 20% से ग्रो कर रहे थे, तब देखो उनका पी कितना था। आप देखो 21 में 40% दिख रहा है। फिर ये देखो धीरे धीरे नीचे 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 आके अभी देखो कितना है, 22%। यानी ये मल्टीवियर लो पे खड़ा हुआ है ये पी रेशो। ये देखो कितना बढ़ गया, जब आप 20-25% ग्रो करे तो आपको 40 का पी मिल रहा है, जैसे आप 2-4-6% से ग्रो आपको 22 का, यानी पी भी अपने आप नीचे आए। जबकि अगर आप ये देखो तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी तो बड़ी है, पर क्योंकि आपका ग्रोथ कम है, आपका पी रेशियो नीचे आ रहा है। और पी रेशियो जो नीचे आ रहा है वो ज्यादा फास्ट स्पीड से आ रहा है, इसलिए अपने आप आपके प्राइसेस कम हो रहे हैं। Yes, interesting fact. Then just type I for interesting. Just type I for interesting. Hope you got my point. ये क्यों स्टॉक्स नीचे गिरे, ये देखो, ये कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि जरूरी नहीं है कि आपके फाइनेंशियल्स इतने अच्छे हो तो आप ग्रो करोगे। नहीं, आप जैसे ही सेल्स ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ नीचे आएगा, आप अपने आप नीचे आने लगोगे। क्यों मैंने बोला हमारे सभी बंदों को, यानी हमारे सब क्लाइंट्स को, आई थिंक काफी सारे हमारे क्लाइंट्स आज भी है, सेल करो आईटी में। और आप लोग अगर मुझे यूट्यूब वीडियो में फॉलो करो, कितने टाइम से मैं बोल रहा हूँ कि आईटी को सेल करो। द रीजन इज सिंपल, ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ इज द मदर ऑफ एवरीथिंग। स्टॉक तभी भागेगा जब ग्रोथ दिखेगा, बोथ ऑन रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। आप बोलोगे अगर प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हो, रेवेन्यू में ग्रोथ ना हो तो चलेगा, तो भी नहीं चलेगा। क्योंकि प्रॉफिट एक लेवल तक बढ़ेगा। और वो प्रॉफिट कैसे बताए, देखो आपका टॉप लेवल अगर रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है और प्रॉफिट बढ़ रहा है, यानी कोई एक्सपेंस बहुत जल्दी कम हो रहे हैं, या तो कोई एक्सेप्शनल प्रॉफिट हो गया, तो आप कोई भी खर्चा ना एक लेवल तक नीचे ला सकते हो, जीरो नहीं कर सकते। करेक्ट। तो उसी तरह से कोई भी स्टॉक को आप कॉस्ट एक लेवल तक कम करोगे तो प्रॉफिट अकेला नहीं भाग सकता है। कुछ लेवल तक भागेगा, मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा, ये वो सब होगा, लेकिन जैसे ही सेल्स थमेगी तो प्रॉफिट भी थम जाए। इसलिए सेल्स भी बढ़ना जरूरी है, प्रॉफिट भी बढ़ना जरूरी है। ओके, अभी हम लोग बात करें तो करना क्या है, क्या क्या तो किस तरह के स्टॉक लेने चाहिए आपको। स्टॉक आपको ऐसे लेने चाहिए कि जो सिर्फ सर्विस ना प्रोवाइड करते हो। जैसे ये बैक ऑफिस सर्विस जैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, वो बैक ऑफिस प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी एंड ऑल है। अभी ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे कंपनियां चल गई जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, यानी आप क्या ना कि एक फी में आप लोगों को बुला रहे हो, और वो आपके हर साल फी रिन्यू करते हैं। और आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो एआई के टूल्स होते हैं उनका एक अच्छा पैटर्न बना के फिर उसको बेचना, ऐसे सब चीजें ज्यादा चलेगी जो कोफोर्ज, परसिस्टेंट और वो सब कर रहे हैं। तो क्या कोफोर्ज, परसिस्टेंट ऐसे स्टॉक है जहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? यहाँ भी आपको थोड़ी चीजें ध्यान में रखनी है कि इन सब का यूएस में एक्सपोजर बड़ा है। अगर हम लोग 60% का परसिस्टेंट ले लो, कोफोर्ज ले लो, मैं कुछ ही कंपनी के नाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप उससे समझ पाओगे थोड़ा डिटेल में। तो अगर उनकी बात करें तो उनका भी 60% सेल वहीं से ही आ रहा है। ओके, तो अगर वहां भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो इन लोगों को भी प्रॉब्लम होगा। लेकिन आपको समझो कि धंधा कैसा चलेगा। अभी धंधा चलेगा जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग होगा, जो एआई रिलेटेड क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करेगा, या तो जो बड़ी कंपनी उसको सपोर्ट करेगा। जैसे आपने लोगों ने, कितने लोगों ने ये सुना था ना, 1 वीक पहले या 10 दिन पहले, जो ओरेकल का जो हेड है वो वर्ल्ड का रिचेस्ट बंदा बन गया, वो 40% से बढ़ा था, पता है ना? उसका ओरेकल स्टॉक बहुत बड़ा यूएस में।
क्योंकि उनका जो एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सडनली वो बोल रहे हैं कि 10 गुना डिमांड आने वाली है। उसके वजह से वो स्टॉक बहुत बड़ा। ठीक है, तो जो ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा एआई रिलेटेड, जो आपको एक कहते हैं ना कि क्लाउड सर्विस प्लस प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, और कहते हैं ना कि काफी हद तक आपको टूल किट प्रोवाइड करेगा, वैसी कंपनियां ज्यादा चलेगी। जो जो एक्चुअली अभी इंफोसिस टीसीएस उसमें है, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे नहीं। ऊपर से इंफोसिस टीसीएस वो सब एक्चुअली वो बहुत बड़े बन गए। करेक्ट, तो उनका इतना बड़ा कंसल्टेंसी बिजनेस है कि उसमें से आपको ये सब बिजनेस बढ़ाने में टाइम लगेगा। जबकि बाकी सब कंपनी जैसे पर्सियन कोफोज और वो सब ले लो, तो एम्फोसिस ले लो, वो एक छोटी कंपनी है, तो उनके लिए उस तरह का ग्रोथ लाना थोड़ा इजी होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट्स वो बेच रहे हो, क्या गाइडेंस दे रहे। देखो, कंपनी ही अगर बोले कि मैं 2-4%, 5% से ग्रो करेंगे, तो वैसी कंपनी में इन्वेस्ट ही क्यों करना। मेरा तो रूल ही सिंपल है, उसमें टीसीएस खुद आके बोल रहा है कि मेरा गाइडेंस 2% का है। अब भाई तू मैनेजमेंट है, तुझे कॉन्फिडेंस नहीं है अपने प्रोडक्ट पे, तो मैं तेरे प्रोडक्ट पे कैसे कॉन्फिडेंस लाऊं। तो जो चीज 20 साल से चल रही है, क्या अभी भी चलेगी? जरूरी नहीं है। 3 साल से इन लोगों ने रिटर्न नहीं दिया, तो हम लोग जो बोलते हैं ना, काफी लोग अभी भी टीसीएस और इन सब बड़ी बड़ी कंपनियां पकड़ के बैठे हुए, क्योंकि उनको होप है कि जो पास्ट में हुआ था वो वापस रिपीट होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि ग्रोथ कैसा है, यहाँ से किस तरह से ग्रो करेंगे, क्या क्या चीजें होने वाली है, तब जाके आपको उस तरह से इन्वेस्ट करना है। तो आपको ये बहुत ही केयरफुली समझना है। तो मैं तो लेट बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं तो क्लियर कट बोल रहा हूँ, और मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि आई एम वेरी बेरिश ऑन आईटी स्टॉक्स। काफी बेरिश हूँ। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी कुछ आईटी स्टॉक्स से हमने कब के निकाल दिए है। द रीजन इज सिंपल कि 1-2 साल ये जो एआई का इम्पैक्ट है, प्लस ये ट्रम्प जब तक है ना, पूरा डाइसी सिचुएशन है। ये इमिग्रेशन, ये जो वीजा का इशू अभी स्टार्ट हुआ है और बड़ा होगा। ओके। और अभी आप देखो, पिछले 3 दिन से धीरे 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 आईटी स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं। आज का रीजन क्या था आईटी पे इतना बड़ा सेशन करने का? मैंने आप सिर्फ आईटी लिया और कुछ लिया नहीं, कि आपको समझाओ कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ओके। ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही है। हम सिर्फ ऊपर के लेवल पे देखते हैं। मोस्ट ऑफ और रिटेल इन्वेस्टर बस नाम देख के, ब्रांड देख के इन्वेस्ट करते हैं कि अरे टाटा है तो टीसीएस अच्छा है, इंफोसिस, एचसीएल, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है। विप्रो, जरूरी नहीं है वो चीज वापिस चाहिए। उसमें ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही है। इसलिए ये थोड़ा मैं ना थोड़ा आपको डिटेल में इसलिए बताना चाहता था कि आपको ये पता चले। ठीक है। ऑफ कोर्स मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगा बाद में। बाय द वे, आपको ये सेशन कैसा लगा गाइस? आई डोंट वांट टू स्ट्रेच इट, बट ये कैसा लगा? मैं और भी डिस्कस करने वाला हूँ, डोंट वरी। टेल मी इन 2 लाइन्स, वाज इट गुड, बैड, वर्स, और कुछ नया सीखा आपने? एंड व्हाट यू लर्नड अबाउट इट टुडे? ओके, जस्ट टेल मी।